चल रहा है द स्विच। हमारा बुक है द स्विच, एक्टिवेट योर मेटाबॉलिज्म फॉर अ हेल्दियर लाइफ। और इसमें कल हमने वो देखा कि उन्होंने कैसे वो दो चूहों पे वो मतलब रिसर्च कर रहे हैं कि उनमें म्यूटेशंस पाए गए। तो उसी का कंटिन्यूशन है आगे कि आगे क्या हुआ था, क्योंकि आई स्टॉप्ड इन मिड, क्योंकि टाइम का प्रॉब्लम था। राइट। तो उसमें ये बताया था ना, बट द क्रॉस लिंकिंग ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है, वो क्या प्रॉब्लम करती हैं। द स्टिकी ग्लूकोज के बारे में बताया है कि वो ग्लूकोज जाके वो प्रोटीन्स में जाके स्टिक हो जाती है, ठीक है, जो आगे जाके प्रॉब्लम्स करती हैं। वो जो कोलेजन है जो एकदम स्टिकी, मतलब फ्लेक्सिबल होता है, उसको एकदम हार्डन कर देता है। राइट। विच रिजल्ट्स इन कार्डियक अरेस्ट, या और भी बहुत सारे नेगेटिव आउटकम्स आ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो आगे बताते हैं कि ये जो स्नेल डॉर्फ है, डॉर्फ माइस, जो एक एमिस था और एक दूसरा स्नेल करके था, ठीक। तो उसमें क्या है कि पाया गया कि दे हैड फ्यूअर इंसिडेंसेस ऑफ कैंसर देन नॉर्मल माइस। उनमें कैंसर बहुत कम पाया गया नॉर्मल माइस से, नॉर्मल चूहों से। इसके बारे में रिसर्च किया था एक डॉक्टर एंड्रिजेस बाटके करके। ये प्रोफेसर ऑफ इंटरनल मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी हैं, साउथ इलिनॉइस यूनिवर्सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन। राइट। उन्होंने क्या किया, इसको कैसे उन्होंने जैसे प्रूव किया कि उन्होंने बाद में वो उसको और ज्यादा उसको उनके रिसर्च को प्रूव करने के लिए फर्दर प्रूव दैट सप्लीमेंटिंग द माइस विद ग्रोथ हार्मोन, जब वो 2 से 6 वीक का जब वो चूहा हो जाता है, उस वक्त उनको अगर ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है तो उनके सारे बेनिफिट्स कैंसल आउट हो जाते हैं। राइट। मतलब वो जो जो भी हेल्थ बेनिफिट, पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट होने वाला था, वो सब कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो डॉक्टर बाटके को का लेबोरेटरी को ना, उनको ये क्रेडिट दिया गया है कि being the first to show that a mutation in a single gene can extend mammalian longevity, and to suggest that the remarkable increase in the lifespan of MS dwarf mice is due to growth hormone। मतलब सिंपल है इसमें ये है कि अ, जब उन्होंने ये डाल के देखा ना, वो पहले ग्रोथ हार्मोन नहीं था तो कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन 2 से 6 हफ्ते में जैसे ही उनको ग्रोथ हार्मोन दिया गया, तो उनकी वो जो लॉन्जिविटी और उनके जो भी पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट थे वो सब कैंसिल आउट हो गए। तो उनको ये क्रेडिट दिया गया कि उन्होंने ये बताया कि किसी भी मैमल्स में, स्तनधारी जीवों में लॉन्जिविटी में, उनकी उम्र बढ़ने में जो है, ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट। मतलब कैसा रोल प्ले करता है, इट इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ दिस ग्रोथ हार्मोन, डेफिशिएंसी होने से। राइट। तो बट द एमएसएन, ये जो इनमें जो स्ट्रेन था ना, जो ये जो जो इनमें जो ग्रोथ हार्मोन न होने का जो म्यूटेशन था, राइट, ये इनमें एक्चुअली मतलब डाला गया था। राइट। और ये बेसिकली कहाँ काम करता है, दैट जो म्यूटेशन, ये बेसिकली जाके हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स में काम करता है। राइट। तो यहाँ पे वही बताते हैं, बोथ एमएस एंड स्नेल डॉर्फ माइस स्ट्रेन्स came about the spontaneous mutation of a gene that controls the pituitary glands in inbred mice। ठीक है, तो ये कंट्रोल कहाँ करता है, ये जो हमारे ब्रेन के नीचे में बोल रहे हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, अगर ह्यूमन बींग्स में बोलते हैं पी साइज, ठीक है, एक मटर के दाने का उतना सा होता है जो एक ग्लैंड है। तो वो कंट्रोल वहां से उन्होंने इस जीन को इन्होंने इंड्यूस किया। राइट। तो इस चीज को ना, इस पर्टिकुलर स्ट्रेन को, जहां से कि चूहों में इन्होंने डाला था ये डेफिशिएंसी, ठीक है, तो उस स्ट्रेन को ये बोलते हैं द जीएच रिसेप्टर नॉकआउट स्ट्रेन। राइट। जीएच रिसेप्टर नॉकआउट माउस स्ट्रेन, या उसको शॉर्ट फॉर्म में इन्होंने GHRKO बोला। राइट, GHRKO। ठीक है। तो ये बेसिकली इंटेंशनली इंजीनियर किया गया था। राइट। यानी कि इंटेंशनली उसको ऐसा इस ट्रेन को बनाया गया था कि वो लेरॉन सिंड्रोम जो जो इंसानों में पाया गया है ना, बौने लोगों में, उनमें जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, कि वो जो ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर का जो डिफेक्ट जो है, उसमें डाला गया उस ट्रेन में।
और क्योंकि इंसानों में तो ट्रायल करना मतलब वो नहीं है ना, इट्स नॉट एथिकल। ठीक है, तो उनको ये फ्रीडम दिया गया था कि चलो तुम चूहों में इसको करके देखो। ठीक है, क्योंकि एक तो है लेरॉन सिंड्रोम एक बंदे में है, राइट, लेकिन और लोगों में कैसे टेस्ट किया जाए, तो इंसानों में तो टेस्ट नहीं कर सकते, right? तो चूहों पे करना है, तो दे वर अलाउड टू इंजीनियर इट इन द लैब, एंड उसके बाद में उनको ये डाला गया, right? तो बोल रहे हैं कि दिस माउस स्ट्रेन वाज डेवलप्ड टू अलाउ रिसर्चर्स टू अंडरस्टैंड दिस म्यूटेशन विदाउट द एथिकल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशन ऑफ स्टडीइंग इट इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन में ट्राई करना तो इट्स नॉट एथिकल एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए उनको ये अलाउ किया गया था। अब ये क्या है कि दीज म्यूटेंट लैब डेवलप्ड माइस एग्जिबिट सिवियर ग्रोथ रिटार्डेशन, इनमें ग्रोथ रिटार्डेशन बहुत था, मतलब ये ग्रो होते ही नहीं थे, राइट, प्रोपोर्शनेट डॉर्फिज्म, बौने थे, राइट, एंड ग्रेटली डिक्रीज्ड सीरम आईजीएफ-1 कॉन्सेंट्रेशन, और बहुत ज्यादा कम था इनके अंदर में आईजीएफ-1, जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जिसके बारे में हम इतना भी 2 दिन से हम लगे पड़े, राइट, इसके कॉन्सेंट्रेशन में बहुत ज्यादा नीचे दिखा रहा था। ठीक है, जो है विच वॉज डुप्लीकेट, मतलब विच डुप्लीकेट्स व्हाट वी सी इन पीपल विद लेरॉन सिंड्रोम, लेरॉन सिंड्रोम वालों के साथ में भी यही हो रहा था। ठीक है, तो ये जो जीएचआर के और देने का इनको फायदा ये हुआ कि वो लोग एक्चुअल में रिक्रिएट कर सके कि लेरॉन सिंड्रोम वाले के साथ में क्या होता है, राइट। तो और एक बात होगी, फर्दर मोर उन्होंने क्या देखा कि जीएचआर के वो माइस हैव बीन फाउंड टू हैव डिक्रीज्ड फास्टिंग शुगर, फास्टिंग ग्लूकोज एंड इंसुलिन लेवल्स एंड इंक्रीज्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी, उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ गई, उनका फास्टिंग ग्लूकोज लेवल नीचे आ गया, फास्टिंग इंसुलिन नीचे आ गया, राइट, एज वेल एज डिक्रीज्ड ग्लूकोज टॉलरेंस, ग्लूकोज को टॉलरेट करने का वो था वो भी उनका नीचे हो गया। ठीक है, ऑल बेनिफिशियल इफेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, ये सारा कुछ जो है हेल्थ के रिलेटेड में बहुत बेनिफिशियल होता है। एंड सबसे बड़ी बात मैंने जैसे कल भी बताया था, दे लिव अप टू 30 to 40% लॉन्गर देन देयर लिटरमेट्स, 30 से 40% ज्यादा जीना, राइट, मतलब कितना मतलब बड़ा बात है, राइट। इमेजिन अगर ह्यूमन बींग्स इफ वी कैन लिव 40% मोर, तो सेंटिलियन तो हम सब हो ही जाएंगे ऐसे ही, राइट। बस पकड़ना उस एक चीज को है, राइट, कि वो आईजीएफ-1 को कैसे ये करना है, वो आगे बहुत अच्छा से बताया है इन सब चीजों को। तो इन 2017 कहते हैं कंसोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया भर से कई सारे साइंटिस्ट मिलकर, मायो क्लिनिक, यूनाइटेड स्टेट, ब्राजील, पोलैंड, जर्मनी, सब जगह से उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया डिक्लेयरिंग दैट अ न्यू एनिमल मॉडल फॉर एजिंग स्टडीज, उसका वो पेपर का नाम था कि टाइटल था अ न्यू एनिमल मॉडल फॉर एजिंग स्टडीज, और ड्यू टू द रिकमेंडेड आई ओपनिंग बायोलॉजी ऑफ दिस लॉन्ग लिव्ड माइस, उन्होंने ये जो चूहों पे जो रिसर्च किया ना, उसके आधारित उन्होंने पूरा ये पेपर पब्लिश किया था। इंटरेस्टिंगली वही है जैसे मैंने बताया था, सेंटिनियरियंस जो 100 साल से ऊपर जी रहे हैं, राइट, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सक्सेसफुल एजिंग, सेंटिनियरियंस में वही देखा गया ना, उनका बेस्ट एग्जाम्पल है वो सक्सेसफुल एजिंग का, उनमें पाया गया कि उनमें भी लोअर प्लाज्मा आईजीएफ-1 लेवल्स हैं देन नॉन सेंटिनियरियंस, जो 100 साल तक जीते हैं ना, उनमें यही पाया गया कि उनके ब्लड में भी, ब्लड जो उनके जो प्लाज्मा में भी आईजीएफ-1 लेवल नीचे था, राइट। सो बोल रहे हैं कि जैसे और भी जानवरों में पाया गया, जैसे कि कुत्ते होते हैं ना, जो बौने कुत्ते होते हैं, छोटे छोटे टीकअप डॉग्स बोलते हैं उनको, राइट, या हम वीडियोस वगैरह में देखते हैं छोटे छोटे डॉग्स को रख देते हैं, कप के अंदर में भी घुसा लेते हैं, इतना छोटा छोटा होता है, तो उनको बेसिकली क्रिएट किया जाता है, राइट, बनाया जाता है, उनको बोलते हैं वो डॉर्फ डॉर्फ होते हैं, बौने होते हैं, उनका भी पाया गया कि नॉर्मल उनके साइज के जो डॉग्स होते हैं उनके मुकाबले उनका भी जो है लाइफ ज्यादा रहता है, अगर अगर नॉर्मल कुत्ता 13 साल जिएगा, तो ये भाई साहब कम से कम 15-17 साल जी जाएगा बौना होने पर। ठीक है, और उनमें भी यही 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 चीज देखा गया कि उनमें वो पर्टिकुलर जो बोले द होल पॉइंट इन आउटलाइनिंग, अब यहाँ पे ये है कि उनमें भी यही चीज पाया गया कि एक पर्टिकुलर जीन में ये था विच वॉज रिलेटेड टू आईजीएफ-1, राइट। तो
आगे बताते हैं, माई होल पॉइंट इन आउटलाइनिंग द एवोल्यूशन ऑफ लैब माइस दैट लिव रिलेटिवली लॉन्गर देन द म्यूटेंट फ्री काउंटरपार्ट्स इज टू शो दैट वी नाउ हैव a way of studying this unique mutation to understand where the body's machinery we can make certain tweaks and bestow longevity. कह रहे हैं कि इतना कुछ है जो चूहों के बारे में ये सब बताने का इनका जो मेन मकसद ये था कि अब हमारे पास में कुछ जरिया है, राइट, वी हैव अ मींस एंड कि भाई हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है, यूनिक म्यूटेशन जो हो रहा है उसको कैसे देख सकते हैं, और हमारे शरीर के अंदर में यू नो कहाँ हम बोलते नहीं दैट सर्टन ट्विक्स, कुछ छोटा ऊपर नीचे कैसे हम कर सकते हैं चीजों में कि हमारी भी उम्र बड़ी हो जाए, राइट, सर्टन ट्विक्स दैट कैन बेस्टो लॉन्जिविटी, राइट, एंड मोर इम्पोर्टेंट हाउ वी कैन मिमिक द इफेक्ट्स ऑफ दिस म्यूटेशन थ्रू बेसिक लाइफस्टाइल चेंजेस। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हम इसको कैसे हम इसको हमारे शरीर में इसकी नकल कर सकते हैं, ये जो IGF-1 का नीचे होना, ये सब चीजें, ताकि हमारा लाइफ मतलब कैसे कर सकते हैं, मतलब अब बौने होकर तो नहीं कर सकते ना, बौना तो हम नहीं हो सकते, ठीक है, बट देन यस हम लाइफस्टाइल चेंजेस में क्या कर सकते हैं, लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, बेसिक लाइफस्टाइल इंटरवेंशन क्या कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि बोलते हैं हैविंग अ लोअर लेवल ऑफ IGF-1 इक्वेट्स विथ लॉन्गर लाइफ। तो अभी अंडरस्टैंड हो गया कि IGF-1 का अगर लेवल नीचे रहेगा तो लंबी आयु रहेगी, ठीक है, बट यू डोंट नीड टू हैव म्यूटेंट जीन टू अचीव दिस। इंटरेस्टिंगली बोलते हैं कि कैलोरी रेस्ट्रिक्शन जो होता है, ठीक है, ये द मोस्ट रिप्रोड्यूसिबल इंटरवेंशन टू एक्सटेंड एनिमल लाइफ स्पैन बोला गया है। कैलोरी, अगर हम कैलोरी रेस्ट्रिक्ट कर लें तो ये सब द मोस्ट नो रिप्रोड्यूसिबल जो किया जा सकता है, ये एक ऐसा एक इंटरवेंशन हो सकता है बोलते हैं, ठीक है, और जिससे कि है ना दैट विल सब्सटैंशियली रिड्यूस योर IGF-1 लेवल, आपका IGF-1 लेवल को नीचे ले जाएगा, एंड द की, अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात ये है, द की इज टू स्ट्राइक ए हेल्दी बैलेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ IG-1 रिलेशनशिप विद ग्रोथ हार्मोन एंड इंसुलिन टू ऑप्टिमाइज एजिंग एंड ऑटोफेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात वही है कि उनके बीच में ना, क्योंकि IGF-1 बहुत जरूरी चीज भी है ना, इट्स अ ग्रोथ हार्मोन, राइट, तो ग्रोथ हार्मोन का एक पार्ट है, right? तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो पूरा ही खत्म हो जाए, पूरा ही खत्म हो जाए तो भी दिक्कत है, ठीक है, और पूरा बढ़ जाए तो भी दिक्कत है, राइट, तो इसके बीच में एक हेल्दी बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, राइट, जो कि क्या है कि हमारा उम्र भी बढ़ा पाए और ये जो ऑटोफेजी वाला प्रोसेस को स्टार्ट कर पाए, right? तो यहाँ पे वही है कि ना द ट्रेड ऑफ बिटवीन परफॉर्मेंस एंड लॉन्जिविटी बताते हैं, परफॉर्मेंस और लॉन्जिविटी के बीच का जो जो टक्कर है या उनके बीच का ट्रेड ऑफ है, उनके बीच का रिलेशनशिप क्या है बेसिकली, ठीक है, बोले कि ग्रोथ हार्मोन हैज सेवरल इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, बोथ ऑन टिश्यू ग्रोथ एंड ऑन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। हमारे जो भी टिश्यूज हैं उसके बढ़ने में ग्रोथ हार्मोन का रोल है, एनर्जी मेटाबॉलिज्म में उसका रोल है। ग्रोथ हार्मोन इज रिलीज इन रिस्पॉन्स टू वैरायटी ऑफ सिचुएशंस एंड सर्कमस्टेंसेस। ग्रोथ हार्मोन कब कब रिलीज होता है, कई सारे वाक्यों पे हमारे शरीर में जब एक्टिविटीज होती हैं तो कई सारे सर्कमस्टेंसेस में GH ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ विच फॉर आवर पर्पस आर ड्यूरिंग एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के दौरान ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, राइट, और हेल्पफुल रहता है ग्रोथ हार्मोन टू डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज, राइट, एंड कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्शन और फास्टिंग, ठीक है, इन सब में ये ग्रोथ हार्मोन का रोल रहता है। अब ये क्या है कि GH इज अ ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन एज द नेम सजेस्ट। GH मतलब ग्रोथ हार्मोन, मतलब ग्रोथ को बढ़ाने वाला चीज, यानी कि इंक्रीजिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन द मसल एंड लिवर, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हमारे हमारे मसल में और लिवर में, ये उसका बेसिक काम। GS ऑल्सो, और GS का एक और ये काम है क्या कि वो जो फ्री फैटी एसिड्स है वो फैट सेल से निकाल कर वो एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ये काम भी करता है, तो वेट लॉस में भी ये काम आता है, राइट, तो कहने का मतलब इसके प्रोस एंड कॉन्स आगे डिस्कस किए हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है प्रोस एंड कॉन्स, ठीक है, तो बोले कि हियर्स एन इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट आई हैव लेफ्ट आउट, उन्होंने अभी तक नहीं बताया, इंपॉर्टेंट फैक्ट वो है कि GH स्टिमुलेट्स द लिवर टू प्रोड्यूस IGF-1, राइट, अब मतलब इतना कुछ मालूम होने के बाद में अब लग रहा है यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये जो ग्रोथ हार्मोन है ये लिवर को स्टिमुलेट करता है कि भैया
IGF-1 बनाओ, राइट, बट इट डज सो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कब करता है? जब वो इंसुलिन की मौजूदगी में ही एक चीज करता है, लिवर को बोलता है भाई IGF-1 बनाओ, ठीक है। अ हाई GH लेवल along with a high insulin level, फॉर इंस्टेंस, मतलब मान लीजिए आपने कुछ ऐसा खाना खाया, ठीक है, जिसमें कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सब कुछ एकदम भरा भरा है, तो क्या होगा उसमें आपका IGF-1 लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? राइट, ओके। तो उसमें वो चीज बढ़ जाएगा, एज वेल एज, और IGF-1 लेवल बढ़े, एज वेल एज इंक्रीज ग्रोथ प्रमोटिंग रिएक्शंस इन द बॉडी, और हमारे शरीर में वो पूरा काम करेगा। हम हाई प्रोटीन हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दबा के ले रहे हैं, मान लो एक पेपरोनी पिज्जा और चीज बर्गर ये सब खा रहे हैं, तो उसमें सब कुछ है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भरा पड़ा है। टू द कॉन्ट्ररी, इसके इसके ऑपोजिट में क्या होता है? हाई GH लेवल विद अ लो इंसुलिन लेवल, एक एक हाई GH लेवल, ग्रोथ हार्मोन लेवल का हाई, with a low level of insulin as seen during fasting। जब फास्टिंग के दौरान में मान लो क्या हो जाता है कि इंसुलिन लेवल नीचे रहता है आपका, राइट, ग्रोथ लेवल बढ़ा रहता है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन का जो है वो फास्टिंग से भी रिलेटेड है, राइट। और कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्शन के टाइम में भी ग्रोथ हार्मोन बढ़ा ही रहता है। इस टाइम में क्या होता है, विल नॉट, और उस टाइम में IGF-1 लेवल को नहीं बढ़ाएगा, इट विल नॉट इंक्रीज द IGF-1 लेवल, राइट। और इसी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स रहेंगे बाद में, मतलब दैट एक्चुअली हैज मेनी हेल्थ बेनिफिट्स, क्योंकि GH बढ़ा रहेगा बट IGF-1 नीचे रहेगा, right? क्योंकि हम फास्टिंग में है, कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट में, आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि क्या है करके। दोनों जगह में गड़बड़ मतलब हो सकता है, ठीक है। तो आप अगर बहुत ज्यादा खाएंगे ग्रोथ हार्मोन तो फिर भी अपना काम करेगा, वो सिग्नल दे देगा भैया बढ़ाओ बढ़ाओ, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है दबा के बढ़ाओ, लेकिन वो इंसुलिन है वहां पे, क्योंकि इंसुलिन भी चाहिए ना वो खाने में से उस चीज को निकालने के लिए, दैट एनर्जी को निकालने के लिए। लेकिन जब आप रेस्ट्रिक्शन में रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्टेड डाइट में, या फास्टिंग में जब रहते हैं, तो उस टाइम में भी GH का काम तो रहेगा, क्योंकि उसको ये बोल रहे हैं यार ग्रोथ हार्मोन है, तो वो अपना काम करेगा, बट वहां में इंसुलिन लेवल नीचे है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि IGF लेवल क्या होगा कि उसमें विल नॉट कॉज द इंक्रीज इन IGF-1 लेवल, ठीक है, तो उसको बढ़ने नहीं देगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि बाई स्टिमुलेटिंग ऑटोफेजी वी कैन क्लियर आउट ऑल, और इससे क्या होगा जब रेस्ट्रिक्शन रहेगा, फास्टिंग रहेगा, तो ऑटोफेजी ऑन हो जाएगा, और उससे हमारे जो ओल्ड यूजलेस पोटेंशियली हार्मफुल प्रोटीन्स वगैरह है, ये सब बाहर निकल के चले जाएंगे, ठीक है। एट द सेम टाइम फास्टिंग स्टिमुलेट्स ग्रोथ हार्मोन, तो फास्टिंग में ग्रोथ हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, which tells our body to start producing some snazzy new cells and tissues। तो जब ग्रोथ हार्मोन को जब बढ़ावा मिलता है ना जब फास्टिंग में रहते हैं, और तो वो एक ये ऐसा सिग्नल देता है यार चलो नए सेल्स बनाओ, ठीक है, नए टिश्यूज बनाओ, तो ग्रोथ हार्मोन अपना काम प्रॉपरली कर रहा होता है। सो वी आर बूस्टिंग द हेल्थ ऑफ आवर बॉडीज थ्रू कंटिन्यूअस एंड कंप्लीट रिनोवेशन। तो ये बेसिकली वही हो रहा है कि ना एक एक रिनोवेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है, इन्होंने यहाँ में बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है, दैट इट इज सिमिलर टू रिनोवेटिंग अ रूम इन योर हाउस। आप हमारे घर में अगर जैसे कोई चीज को रिनोवेट करते हैं ना, भाई पुराने टाइम का है, ठीक है, मान लीजिए 1960 स्टाइल का किचन वगैरह है, तो उसको तोड़ ताड़ के कैसे हम पूरा सा रिनोवेट करेंगे, तो यही चीज प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इट इज अ ड्यूअल प्रोसेस ऑफ रिमूवल और डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन एंड और बिल्डिंग, मतलब पुराना तोड़ते भी हैं और साथ साथ नया बना भी रहे हैं। ये प्रोसेस होता है पूरे इसमें, ठीक है। तो बड़ा मतलब सिंपल तरीके से उन्होंने बताया कि अगर आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आया तो ये समझ लीजिए कि हमारे शरीर में जब हम फास्टिंग कर रहे होते हैं, डाइट रेस्ट्रिक्शन में रहते होते हैं, तो ऑटोफेजी चालू होता है, तो ऑटोफेजी जब चालू होता है तो ग्रोथ हार्मोन भी अपना काम कर रहा होता है। ऑटोफेजी तो पुराना निकाल रहा है और ग्रोथ हार्मोन नए सेल्स बना रहा है, ठीक है। तो इट्स जस्ट लाइक आप अपने मान लीजिए किचन को रिनोवेट कर रहे हैं, पुराने टाइम का किचन है आपका, अब आपको पूरा मॉड्यूलर किचन बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, तो मेजरमेंट वगैरह ले लिया भाई, मॉडल का तैयारी कर लिया, यू नो कॉन्ट्रैक्टर बुलवाया, तुड़वाया, एंड साथ साथ पैरेलली यू आर बिल्डिंग द न्यू किचन, राइट। ऐसा तो नहीं है कि ना तोड़ के छोड़ देंगे, किचन तो चाहिए ना आपको,
तो किचन चाहिए तो आप तोड़ के फिर नया सा फ्रेश मस्त एकदम यू नो पक्का मॉड्यूलर किचन एकदम बढ़िया सा बन गया। राइट। तो ये है मतलब एक एक सिंपल लेमन को अगर समझने वाली बात है तो ये प्रोसेस होता है जब हम कैलोरी रिस्ट्रिक्शन में रहते हैं। राइट, जब फास्टिंग में रहते हैं, क्योंकि ऑटोफेजी चालू और इधर में ग्रोथ हार्मोन भी अपना काम कर रहा है। सो क्लियरली देयर इज अ टाइम एंड प्लेस फॉर प्रमोटिंग ग्रोथ इन द बॉडी एंड हैविंग सर्टेन लेवल ऑफ आईजीएफ सर्टेनली। तो इसका ये सब चीज का अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक पर्टिकुलर टाइम में ही ये सारी चीजें होती हैं बोल रहे हैं। ठीक है। हैविंग either too low or too high IGF-1 level increases the risk of dying of all causes mortality। यानी IGF-1 लेवल बहुत नीचे होगा तो भी दिक्कत है, बहुत हाई होगा तो भी दिक्कत। कोई भी बीमारी आ सकती है, यानी आप किसी भी बीमारी से मर सकते हैं। इट मीनिंग डाइंग ऑफ एनी डिजीज। ऑन द वन हैंड IGF-1 प्रमोट्स डेवलपमेंट एंड इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर रिकवरी पर्पस। एक तरफ तो है कि वो डेवलपमेंट को प्रमोट करता है और रिकवरी प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल है, बट दैट सेम मैकेनिज्म मींस इट कैन प्रमोट कैंसर। इट कैंसर क्या है बेसिकली? हमारे शरीर का अंदर का ही एक ग्रोथ है ना बेसिकली। ठीक है, तो यही है कि वो जब ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो साथ में कैंसर को भी प्रमोट करता है। तो यहाँ पर वो प्रोस एंड कॉन्स बताएं। ठीक है। सम ऑफ द प्रोस यानी एडवांटेजेस ऑफ IGF-1 आर helps maintain muscle mass and strength, reducing muscle wasting and overall fragility। ठीक है, हमारे मसल मास को हेल्प करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाने में हेल्प करता है, मसल का नुकसान होने नहीं देता, ओवरऑल जो है एक फ्रेजिलिटी में हेल्पफुल रहता है। रिड्यूसेस इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस एंड सप्रेसेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। राइट। बहुत अच्छा चीज है यार IGF-1, हम खामखा उसको मैंने बुरा भला कह रहे हैं अभी यहाँ पे। enhances cell survival in the face of hazards including DNA डैमेज। तो सेल के जो सर्वाइवल में बहुत हेल्प करता है, जब DNA भी डैमेज होता है उस टाइम में उसमें भी हेल्प करता है। बूस्ट ब्रेन हेल्थ बाय ट्रिगरिंग द ग्रोथ ऑफ न्यू न्यूरॉन्स। नए न्यूरॉन्स को क्रिएट करके ब्रेन हेल्थ को वो ट्रिगर करता है। प्रिवेंटिंग द एक्यूमुलेशन ऑफ एमाइलॉइड प्लाक्स एंड एक्टिंग एज ए नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट। नो, नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट की तरह भी काम करता है। राइट। एक जो बोला ही नहीं, एक एमेलॉइड प्लाक्स बोलते हैं, एक स्टार्च लाइक प्रोटीन होता है जो डिपॉजिट होता है हमारे लिवर, किडनी, स्प्लीन, यहाँ पे सब में, जो कुछ बीमारियों में, तो उसका जो जो उस प्लाक को बढ़ने नहीं देता। राइट। तो एक एंटी डिप्रेसेंट की तरह भी काम करता है। प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हार्ट डिजीज बाय हैविंग एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट्स ऑन ब्लड सेल्स। तो एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हैं, एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट्स हैं ब्लड वेसल्स में। ठीक है, तो ये सारे काम है। स्टेबलाइजिंग एक्सिस्टिंग प्लाक एंड रिड्यूसिंग एडिशनल प्लाक एक्यूमुलेशन। फ्रेश प्लाक फॉर्मेशन होने नहीं देता हमारे ब्लड वेसल्स में। राइट। और जो एग्जिस्टिंग प्लाक्स होते हैं उसको स्टेबलाइज कर देता है। हेल्प्स इंक्रीज बोन डेंसिटी। ठीक है, बोन डेंसिटी को बढ़ाने में भी हेल्पफुल है। इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है, सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम। तो ये सारे प्रोज हैं। ठीक है। व्हाट अबाउट द कॉन्स? नुकसान क्या करता है ये? हाइटन्स द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसरस ग्रोथ। IGF-1 इज अ कैंसर प्रमोटर। ठीक है। इतना कुछ ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 7 बेनिफिट्स इन्होंने बता दिए। और कॉन्स में यानी क्या नुकसान करता है, ये कैंसर को बढ़ाता है। एंड सेकंड है शॉर्टन्स योर लाइफ स्पैन, आपकी जिंदगी को कम कर देता है। राइट। तो यहाँ पे बड़ा ताज्जुब की बात है यार, इतने एडवांटेजेस हैं और कौन मतलब जो उनके बेनिफिट सिर्फ दो। तो यहाँ पे उन्होंने भी बोले हाउ हाउ इज दिस पॉसिबल है। तो दिमाग में आता है यार इतना कुछ बेनिफिट है लेकिन नुकसान सिर्फ इतना करता है, तो क्या कैंसर से जी लोगे आप? कैंसर के साथ रह लोगे क्या? ये बेनिफिट सबको हटा ले हम। मतलब बेनिफिट्स को हम रखने जाएंगे तो कैंसर भी हो सकता है आपको। राइट। तो बोल रहे हैं कि इन साइंटिफिक सर्कल्स दिस कनंड्रम इज कॉल्ड द IGF-1 पैराडॉक्स। साइंटिस्ट लोग भी इस चीज से बहुत परेशान है। ठीक है। ये बोलेंगे एक IGF-1 पैराडॉक्स की तरह बोलते हैं, एक बहुत बड़ी विडंबना है कि यार कि क्या है हो रहा है यहाँ पे। राइट।
Despite the cell proliferation and survival enhancing properties attributed to IGF-1, it is a reduction in IGF-1 signaling that has been shown to extend lifespan in multiple organisms. ठीक है, इतना कुछ बेनिफिट्स होने के बावजूद IGF-1 के, इसका जब रिडक्शन होता है, कम रहता है IGF-1, उसको देखा गया है कि वो लाइफ एक्सटेंड करने में बहुत हेल्पफुल है, लाइफ स्पैन बढ़ाने में। और सिर्फ इंसानों में नहीं, कई सारे जानवरों में। इंसानों में तो अभी इसलिए लेरन सिंड्रोम वाला केस ही देखा गया और सेंटिनेरियंस में पाया गया, ठीक है। टेस्टिंग तो नहीं हुआ, लेकिन बाकी जो भी जितने भी टेस्ट किए गए, कीड़े मकोड़े, फ्लाइज, मैमल्स, जितने में भी, सब में यही पाया गया कि डिक्रीज लेवल ऑफ IGF-1 जो है वो आपका लाइफ स्पैन को बढ़ाता है। नाउ दिस इज एन एरिया ऑफ एक्टिव स्टडी टुडे, क्योंकि अब इसके ऊपर में और बहुत ज्यादा पढ़ाई हो रही है, आजकल बहुत रिसर्च हो रहा है। वन ऑफ द थियरीज बिहाइंड द पैराडॉक्स बीइंग एक्सप्लोर्ड इज द रोल ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वन ऑफ द थ्योरीज बिहाइंड द पैराडॉक्स बीइंग एक्सप्लोर्ड इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे क्या रोल है करके बोले, द टाइनी ऑर्गेनेल्स इन आवर सेल दैट जनरेट केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया था नहीं, वो एटीपी जनरेट करता है, बहुत छोटा होता है, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया रिकॉल आर द वर्क हॉर्सेस ऑफ आवर सेल्स। ठीक है, वो एकदम वर्क हॉर्सेस हैं, वो वो काम करने वाले घोड़े हैं, ठीक है, एकदम मजदूरी करने वाला हमारे सेल्स का। दे आर फाउंड इन ऑल द सेल्स एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी को छोड़ के बाकी सब में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इनका अपना डीएनए है, उसके बारे में बताया था ना। माइटोकॉन्ड्रिया एक टाइम में इट वाज ए सेल्फ सस्टेनिंग ऑर्गेनिज्म, राइट। उसके बाद में वो हमारे इंसान के शरीर के अंदर आया एंड वो अभी इवॉल्व हो रहा है, राइट। तो उनका अपना डीएनए स्ट्रक्चर खुद का है, ठीक है। हमारे डीएनए से अलावा माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए स्ट्रक्चर, राइट। तो वी नाउ थिंक दैट they make a major part in the development of degenerative diseases as such as Alzheimer's, Parkinson's and cancer। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में जब दिक्कतें आती है ना, तब ये सारी बीमारियां आती है बोलते हैं। ये जो अल्जाइमर्स में, पार्किंसंस और कैंसर, ये सब में पाया गया कि माइटोकॉन्ड्रिया डिफेक्टिव होगा तभी होता है। इनफैक्ट बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस इंक्लूड अ ग्रुप ऑफ न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलर एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय डिसफंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया। जब माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शनल होता है तो ये बहुत सारी बीमारियां आती है, न्यूरोलॉजिकल, मस्कुलर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, सब कुछ होता है। Disorders as diverse as diabetes and dementia have all been linked to mitochondrial problem। डिमेंशिया जो भूलने की बीमारी है, या डायबिटीज, ये सब कुछ भी माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट किया है कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रॉब्लम से होता है। एनी टाइम देयर इज ए माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज और डिसफंक्शन, डिसीज एंड एजिंग फॉलो। जब कभी माइटोकॉन्ड्रिया में दिक्कत आती है तो बीमारी आती है। अभी यहाँ पे हियर इज द की पॉइंट। क्या की पॉइंट क्या है, ये पहले भी बताया था इन्होंने। ऑटोफेजी में प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द नॉर्मल टर्नओवर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ऑटोफेजी यहाँ पे बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर सकता है नॉर्मल अपना माइटोकॉन्ड्रिया का टर्नओवर के लिए। कैसे करता है, आपको याद होगा कि पहले भी बताया कि ये जो डिफेक्टिव चीजों को निकालने वाला काम तो ऑटोफेजी करता है ना, इतना तो पता ही है हमको। तो ये जो बोल रहे हैं कि व्हेन द लेवल ऑफ IGF-1 इज काइंड, IGF-1 जो इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 जो है, उसका लेवल जब हाई रहता है तो एमटोर ऑन होता है, याद है आपको, क्योंकि वो ग्रोथ वाले मोड में चला जाएगा, ठीक है। और ऑटोफेजी इज टर्न्ड ऑफ, ठीक है, लीडिंग टू माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन एंड डिक्रीज सेल वायबिलिटी। उससे क्या होगा, आपका माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, और सेल डिक्रीज सेल वायबिलिटी हो जाता है। And because mitochondrial mutations and dysfunction may naturally increase with age, the reduced clearance of dysfunctional mitochondria in setting in which the IGF-1 level is elevated may be significant in age-related ailments and conditions। ये क्या बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि ये क्या होगा कि माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन जो होते हैं ये उम्र के साथ बढ़ते जाएंगी, क्योंकि वो पुराना होता जाएगा, राइट। एंड द रिड्यूस क्लियरेंस ऑफ डिसफंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि वो निकल नहीं पाएगा। जब ऑटोफेजी चालू नहीं होगा तो पुराने वाले माइटोकॉन्ड्रिया, जो खराब माइटोकॉन्ड्रिया, कैसे निकलेगा, क्योंकि ऑटोफेजी में वही होता है ना कि डेब्रिस को क्लियर करना, कचरा निकालना, तो वो काम हो ही नहीं रहा।
और उसके चलते क्या होगा कि दिस में यू नो इफेक्ट, इसमें बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले हो सकता है एज रिलेटेड एलिमेंट्स में। उम्र के साथ में आने वाली बीमारियां जो होती हैं उस कंडीशन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। राइट, आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना आपको कि यहाँ पे ऑटोफेजी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ऑटोफेजी अगर नहीं चालू होगा तो ये पुराने माइटोकॉन्ड्रिया पड़े रहेंगे और उम्र के साथ और भी वो डिसफंक्शनल होते रहेंगे और बीमारियां, आपको जो एज रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो आती रहेंगी। जबकि ऑटोफेजी रहेगा तो ये पुराने कचरे को निकाल देगा। राइट, सिंपल। तो वन ऑफ द सेफेस्ट एंड अभी यहाँ पे एक और नेक्स्ट है, बट नहीं, विल विल टेक दिस थिंग टुमारो बिकॉज 6:17 ऑलरेडी हो गया। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा सा है इसमें कि नेक्स्ट टॉपिक इज कि हाउ टू एक्टिवेट बॉडीज बिल्ट इन एंटी एजिंग मॉलिक्यूल। एक एंटी एजिंग मॉलिक्यूल उन्होंने ढूंढ के निकाला है कि क्या है वो एंटी एजिंग मॉलिक्यूल और उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। राइट, तो विल टेक दिस थिंग टुमारो एंड उसके बाद में बस लास्ट एक और पैरा है कि टाइमिंग इज एवरीथिंग करके। तो उसको अगर लेने जाएंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा। ठीक है, बिकॉज थोड़ा सा समझने वाली बात है कि टाइमिंग के बारे में है और ये है। बट ये बहुत अच्छा है अगर आप थोड़ा सा ऐसे रिसर्च करेंगे। इट्स कॉल्ड, जो जो मॉलिक्यूल है उसका नाम है 5 एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट एक्टिवेटेड प्रोटीन कीनेस करके। ठीक है, 5 नंबर AMP के। आप अगर गूगल करके देखेंगे या विकीपीडिया वगैरह में देखेंगे तो you'll गेट टू नो कि क्या है वो। उसको वो एंटी एजिंग मॉलिक्यूल बोला गया है। Right? तो उसके बारे में थोड़ा सा है और उसको कैसे एक्टिवेट करते हैं उसके बारे में भी है। Right? तो विल गेट टू दिस टुमारो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स। अगर आप लोग कुछ शेयर करना चाहते हैं या आप लोगों को कुछ अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज आई एम हियर। अगले 2-3 मिनट का आपको थोड़ा सा जो मैं समझा हूँ मैं आपको बता पाऊँ। मुझे ये समझ में आया कि उपवास बहुत ही जरूरी है। इतना मुझे समझ में करना जरूरी है। एकदम सही सर, उपवास बहुत जरूरी है। लेकिन वही है कि उपवास कब करना है ये भी देखना जरूरी है। ऐसे अंधाधुंध उपवास से नहीं चलेगा। ठीक है, यस टेलर सर। नहीं, हमारे अंदर ये सब, ये, ये बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है, जो मैंने सर अभी बताया। जब फास्टिंग करते हैं हमारे बॉडी में ऑटोफेजी चालू होता है, वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जब फास्टिंग करते हैं हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता है। तो उसमें एक्चुअली क्या होता है, जब आदमी जब जंगल में रहता था पहले, तो हंटर गैदर एज अरे में। भाई बंद करो। हाँ, हंटर गैदर एज में जब आदमी जब जंगल में रहता था, ऐसे नहीं कि उनको 4 बार खाना मिलता था थाली में, ऐसे ऐसे नहीं मिलता। उनको जाके खाना ढूंढ के खाना पड़ता था, शिकार करके खाना पड़ता था। तो कभी कभी क्या होता था, सिचुएशन गड़बड़ हो जाता था, मामला गड़बड़ होता था, कोई बारिश आ गया, तूफान आ गया, कोई शेर आ गया, कुछ भी हो सकता है ना जंगल में। तो आदमी को कोई पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठना पड़ता था दिन भर, क्योंकि इससे बचने के लिए। तो ऐसे होता था 24 घंटा, 48 घंटा उनको खाना नहीं मिलता था। तब बॉडी में ऐसे हार्मोनल चेंजेस होता था कि ये बंदे को कुछ प्रॉब्लम है। बॉडी ऐसे सोचता है, ये बंदे को कुछ प्रॉब्लम है, इसको खाना नहीं मिल रहा है, नहीं तो ये खाना जाके ढूंढ ढूंढ के खा नहीं पा रहा है, शिकार करने में उसके अंदर ताकत नहीं है, उसके बॉडी में और मसल्स प्रोड्यूस करने का जरूरत है, ताकि उसको और ताकत चाहिए। तब जाके बॉडी अपने बॉडी में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ताकि उसको और एनर्जी मिल जाए, बाहर जाके शिकार करके खा ले। दिस इज द प्रोसीजर विच इज हैपनिंग इन आवर बॉडी। तो यही चीज
हम ऑटोफैजी करने से ये ग्रोथ हार्मोन हमारे बॉडी में फिर से प्रोड्यूस होता है। सो अब दिक्कत क्या है, ग्रोथ हार्मोन बॉडी में प्रोड्यूस करने से सेम टाइम में अपना लिवर IGF-1 प्रोडक्शन भी चालू करते हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, हम जो दूध जो पी रहा है, मिल्क जो है, उसमें ऑलरेडी IGF-1 का प्रेजेंस अभी बहुत ज्यादा है। एक चीज, दूध गाय इसलिए प्रोड्यूस करता है उसका बच्चा जल्दी ग्रो हो जाए। आदमी का बच्चा जैसे नहीं, आदमी का बच्चे को थोड़ा बड़े होने में 1 साल लगता है, साल भर लगता है, 1 साल 2 साल लगता है। लेकिन गाय का बच्चा ऐसे नहीं है कि ठक 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 बढ़ जाता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में उनका ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। 2-3 महीने में तो डबल, तीन तीन गुना साइज बढ़ता है। तो उनके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन IGF-1 ज्यादा उनका दूध में रहता है। एंड वही चीज हम पीने से हमारे बॉडी में भी ये IGF-1 का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा, मतलब हमारे बॉडी में भी IGF-1 बहुत ज्यादा मिल जाता है। और आजकल का जो आ, गाय को जो खाना जो खिलाता है, जो पैकेट फूड जो आता है ना, क्या बोलते हैं वो, पेलेट्स वगैरह, उसमें IGF, वो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा होता है पेलेट्स। क्योंकि आजकल का गाय घूमते फिरते घास नहीं खाता, हम लोग सब गाय को भी और खिलाता है सब। तो इस वजह से भी उनका दूध में IGF-1 ज्यादा रहता है। तो ये सारे चीज इंटरकनेक्टेड है। हमें ये एकदम से समझना है हाउ दिस कैन एक्टिवेट दिस ऑटोफैजी को, कैसे हमारे बॉडी में एक्टिवेट करे, IGF-1 का प्रोडक्शन हमारे बॉडी में कम रखे। क्योंकि IGF-1 और इंसुलिन का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, बॉडी विल नॉट आइडेंटिफाई, दोनों एक जैसे दिखता है बॉडी को। IGF-1 इंसुलिन बॉडी में प्रोड्यूस करने से पहले देर इज समथिंग, उसका एक प्रीकर्सर है, पैंक्रियास प्रोड्यूस करते हैं, प्रो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, उसके बाद ब्लड में आके वो कन्वर्ट होके इंसुलिन और उसका कुछ अलग कुछ पेप्टाइड कुछ बनता है। तो प्रो इंसुलिन और IGF-1 का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है, बॉडी विल नॉट रिकॉग्नाइज ये कौन सा चीज आया है। ये सब हमारे बॉडी में ज्यादा होता है तब, जब खाना बहुत ज्यादा बॉडी में रहता है। खाना अल्टीमेटली कम रखो, खाना इन द सेंस कार्बोहाइड्रेट को कम रखो, ये सब बराबर हो जाएगा बॉडी में। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है लेकिन बहुत सिंपल भी है, एकदम समझ समझ गया तो बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार है। थैंक यू मनोज सर, सुपर। ओके सर। नहीं, पहले पहले ऑटोफैजी, अभी जैसे सर बता रहे थे ना, हंटर गैदरर्स टाइम में पहले ऑटोफैजी ऑटो में होता था। फोटो में होता है। बट ये आज ये ऑटोफैजी को चलाना पड़ रहा है हमको। ये चीज को हमने समझना बहुत जरूरी है। पहले ये ऑटोमेटिक इसलिए ऑटोफैजी था, बट आज ये ऑटो में ना, हमको हमको इसके पीछे लगना पड़ रहा क्योंकि आजकल हम फूड डेफिशिएंट नहीं है, हम है। फूड हाँ, सरप्लस है। वही। सरप्लस फूड है तो दबाओ, खाओ, खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो वाला था। तो मिल्क सबसे, अभी जैसे फिलहाल सर ने बताया, तो मिल्क का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। पैकेट मिल्क या जो भी मिल्क है, IGF-1 का। तो ग्रास फेड गाय का दूध, कल भी बता रहे थे आपकी, दैट विल बी द बेटर ऑप्शन। जो वैसे ही अगर आपको दूध मिल जाए, वैसे तो दूध की जरूरत ही नहीं है, दूध तो बछड़े के लिए, हमारे बच्चों के लिए नहीं है वो। ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू वेरी मच। सनी सर कुछ बोलना है क्या? IGF-1 लेवल भी टेस्ट करना पड़ेगा। उसका लेवल का टेस्ट पता नहीं आया है कि नहीं। है है, टेस्ट IGF-1 तो, का है। टेस्ट नॉर्मल रेंज जो सब दिया हुआ है। ओके। बट
इसका चलिए, टेस्ट ओके करके क्या करेंगे सर? इसका टेस्ट करके क्या करेंगे? ये भाई साहब तो कहाँ और कहाँ से फास्टिंग बढ़ करो जाए। बोलेंगे। अच्छा वैसे, लेकिन ये भाई साहब तो कहाँ कहाँ कब कब बढ़ जाए कोई पता नहीं है ना इसका। नहीं, अगर बहुत बड़ा है तो बहुत खतरा हो सकता है ना। हाँ वो तो है, वो तो तो कम से कम बोल तो सकते हैं, इसका ध्यान दो। इट्स ए नॉर्मल टेस्ट, आपने देखा, चेक किया? तो नॉर्मल टेस्ट। हाँ, वो तो नहीं पता, बट टेस्ट होता है। स्ट्रक्चर इंसुलिन जैसे है, तो इंसुलिन टेस्ट होता है, तो ये भी होता होगा। ये भी होता होगा। चलिए, कल ओके तो मैम। कल मैं देख रहा था। कल, हाँ, सॉरी इंटरएक्टिव साउंड। आर्नोल्ड और वैंडम, जितने भी बॉडी बिल्डर्स है फ्रॉम यूरोपियन इंडस्ट्री, उनका जो हाइट है, एवरेज हाइट 180 टू 190 है, जबकि ब्रूसली का हाइट है 170। ब्रूसली के पास वो ताकत था कि वो मोर देन 100 पाउंड्स का भी लिफ्ट करे, लेकिन ब्रूसली कभी भी 95 के ऊपर वेट लिफ्ट नहीं करते थे। उनका जो पावर लिफ्टिंग था मैक्सिमम 95 तक की था, 95 केजी। बट जो यूरोपियन काउंटर पार्ट्स है, जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, वो लोग बहुत हाइट, मतलब उनका जो वेट लिफ्टिंग है वो 150 के ऊपर सब नॉर्मली चला जाता है। तो बोलते हैं कि ब्रूसली जो है, अपना जो ताकत है उसको नॉर्मल रख के उसको स्विफ्टनेस में, स्पीड में कन्वर्ट किया था। ताकत को बढ़ाने के लिए उसने बहुत ज्यादा ट्राई नहीं किया, बट उसको स्पीड में कन्वर्ट किया था। एंड उसका एक और प्रैक्टिस ये था कि जिम जाके ये प्रैक्टिस था कि वो हेवी वेट को मूव करते थे, लिफ्ट नहीं, मूविंग करना, मतलब उसको ड्रैग करना या उसको पुल करना, इस तरह का पुश करना, इस तरह के एक्टिविटीज उसका ज्यादा था। तो ये मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा जब ये IGF-1 का आज देख रहा था। तो दोनों में कंपैरिजन है क्या, मैं जस्ट आई वाज चेकिंग इट। मे भी अभी आगे पता चलेगा, क्योंकि दोनों का जो बॉडी स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत फर्क है, ब्रूसली का एंड आर्नोल्ड का। क्या करना है अभी, हमें ब्रूसली बनना, शाहरुख खान बनना है, समझ में नहीं आ रहा नहीं नहीं, आप तो नहीं बन सकते ना सर। दिक्कत तो ये है, दैट 1% वाला फैक्टर है ना, श्रीलाल इज श्रीलाल। शाहरुख खान के अंदर में शाहरुख खान का 1% है, बाकी 99 तो आप शाहरुख खान हो ही। है। तो हम बराबर ही है और क्या, शाहरुख खान 99% आप अर्नोल्ड हो। 1% को लेकर क्या करना है? 1% का ही गड़बड़ी है मत टेंशन क्यों ले रहे हो सर, 99% है, और क्या चाहिए। सर जी, एक क्वेश्चन है सिलल सर। हाँ, बोलिए। आ, जैसा ये अमूल जो दूध होता है ना, पैकेट पैकेट वाला, ये दूध क्या पी सकता? इसी तरह कोई भी एनिट को हो गया बहुत सारा। दादा सारी चीज पी सकता है, सब मॉडरेशन में। लिमिट में। सब ले सकता है, ले तो सकता है सारी चीज, लेकिन सब मॉडरेशन में करना, ज्यादा नहीं करना। ये दूध को जब पास्चराइज करता है, क्योंकि एनिट को ये सब, आई मीन अमूल का ये सब जो दूध जब आता है पास्चराइज होके आता है, लेकिन वो पास्चराइजेशन प्रोसेस मतलब हीटिंग प्रोसेस है। हीटिंग में IGF बहुत कम हो जाता है उसमें, लेकिन इवन देन रहता है उसमें। सो पी सकता है सब, लिमिट में रखो। लेकिन आजकल ये बोला A2 मिल्क जो है, जो कल मैंने जो बताया ना, छोटा गाय जो घूमते फिरते खाते, जिसको कुछ अलग से खाना खिलाते नहीं, वो वो गाय का दूध बहुत अच्छा है, देसी गाय जो है, जी। कंपेयर करने से अच्छा है।
मिलता है हमारे पोर्ट ब्लेयर में भी A2 मिल्क मिलता है, आई थिंक ब्रिटानिया का या कैन कैनवर ऐसा कोई एक कंपनी का है, बड़ा एक्सपेंसिव है हाँ, बड़ा यहाँ कंपेयर कंपेयर टू नॉर्मल अमूल ताजा। बहुत बहुत एक्सपेंसिव है। A2 मिल्क आता है, मैंने मतलब देखा है पोर्ट ब्लेयर। डबल कोर्स से यहाँ पे देसी दूध सप्लाई होता है A2 मिल्क, लेकिन पता नहीं A2 है। मैं राजेश सर अपना किसी के घर में गया था जो दूध सेल करता है, उसका घर में गया तो बहुत सारे वो अमूल ताजा का पैकेट पड़ा है। वो बराबर कर रहा था A2A को। बैलेंस देना चाहिए करके सुना है ना, तो दोनों को सही करके दे दिए। तो रतन दादा, आपके लिए डाइट के बारे में कल है कि क्या है डाइट लेना है करके, राइट? ठीक है दादा, कल बने जी रहिएगा, कल बने रहिए। जी ओके 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 सर। सर, शॉप एंड करें। ग्रेट डे टू ऑल। बाय एवरीवन, ग्रेट डे, बाय।